बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर हमारा जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 12 है। होप्स हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, पहले अच्छे से होंगे। लास्ट लेक्चर जो है वो हमने रिस्क एंड रिटर्न के हवाले से पढ़ा था। उसके हमने कंसेप्ट पढ़े थे, उसकी टाइप्स पढ़ी थी हमने। उसके ऊपर असाइनमेंट भी मैंने आपको दी थी। असाइनमेंट के हवाले से ये है कि उसका लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। असाइनमेंट का लिंक क्रिएट कर दिया है। वो काइंडली जो भी स्टूडेंट जो हैं अपने लिंक से असाइनमेंट अपनी वहाँ पर सबमिट करा देंगे। संडे जो है उसकी लास्ट डेट है। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। आज का लेक्चर हमारा जो है वो होगा प्राइसिंग के हवाले से। तीसरा या चौथा मेरे ख्याल से पांचवा जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो है प्राइसिंग। कल वाला लेक्चर मैंने एडिशनल लिया था, वो इस वजह से कि जो आप बिजी हैं आप लोगों के लोगों का पोर्टल बनाने में, तो जैसे मुझे उनका लेक्चर लेना पड़ा था। कल होप सो के देखेंगे, अगर वो तो दे देंगे, अदरवाइज मे भी कल स्किप करना पड़े। और आज अकॉर्डिंग टू प्लानर जो था हमारा, उसमें मेरा ही लेक्चर था, इसलिए आज मुझे देना पड़ रहा है। कंसेक्टिव 4-5 लेक्चर हो गए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा खुश सब्जेक्ट है थोड़ा सा, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा इशू भी होता है इसमें। थोड़ा सा गैप मिल जाता है ना, 1 दिन का 2 दिन का, तो आसान हो जाता है थोड़ी चीज़ों को समझना, उन्हें बार बार रिवाइज करना। अब चीज़ें बढ़ता आ रहा है, आप मेहनत करें और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इस पे तो एक तो सबसे पहले ये है कि प्राइसिंग का कंसेप्ट ज़रा हम समझ लेते हैं कि प्राइसिंग क्या चीज़ है, या प्राइस जो है वो क्या चीज़ होती है। इंसान जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका ताल्लुक या वास्ता जो है मुख्तलिफ चीज़ों से बढ़ता रहता है। वो मार्केट भी जाता है, परचेज सेल एंड परचेज भी करता है। वो घर के लिए ग्रासरी लेता है, वो या अपने लिए पर्सनल आइटम्स परचेज करता है, फैमिली के लिए करता है। तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वास्ता हमेशा मार्केट से पड़ता है। मार्केट में उसका ज़्यादातर ताल्लुक क्या यहाँ से होता है, परचेजिंग से होता है। तो नॉर्मली हम चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ आइटम परचेज कर रहे होते हैं, उनकी एक कीमत अदा कर रहे होते हैं। कभी हमने सोचा नहीं कि ये कीमत बनती किस तरह है, या जो कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई भी बिजनेस होता है या सेलर होता है, वो चीज़ की कीमत किस तरह तयन करता है। सिर्फ आप तो नहीं ना आ जाता कि मैंने एक चीज़ है, मोबाइल की कीमत मैंने 15,000 रखनी है, 20,000 रखनी है, 25,000 रखनी है। मैंने एक जो माचिस है उसकी कीमत 2 रुपये रखनी है, फिर मैंने 5 रुपये कर देनी है। उससे ज़ाहिर एक ख्वाब तो नहीं आ जाता। एक पूरा कंसेप्ट होता है इस प्राइस के पीछे, इस कीमत के पीछे, इसके तयन में पूरी एक थ्योरी होती है कि प्राइस को किस किस तरह तयन किया जाता है। इसके इसके पीछे पूरा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो इस सारी की चीज़ों को देख रहा होता है कि कॉस्ट कितनी होगी, इसमें कीमत कितनी रखेंगे, उसमें कौन कौन से एक्सपेंस होंगे। अगर हमारे कंपटीटर ने कीमत बढ़ा दी है तो हम कीमत कितनी बढ़ाएंगे, अगर हमारे कंपटीटर ने बढ़ा दी तो हम कीमत कम करेंगे, तो क्यों कम करेंगे, कितनी कम करेंगे। इन सारे कंसेप्ट को आज हम देखेंगे इस प्राइस में या प्राइसिंग में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्राइस क्या चीज़ होती है। नॉर्मली प्राइस किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ की कीमत जो होती है उसे हम प्राइस कहते हैं। आसिफ शब्बीर अब ठीक है, वॉइस का इशू जा रहा है आपके पास, अब ओके है। बाकी अपना अपना चेक करें, किसी के पास और के पास भी इशू है माइक का, आवाज़ का किसी और के पास भी इशू है, या आसिफ के पास ही है कौन सा इशू। चले क्लियर है। बाकी तो आप चेक करें अपनी हैंड फ्री लगाई हुई या कोई चीज़ भी। तो कीमत जो है वो ज़ाहिर है, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, उसकी कीमत अदा करते हैं, और उस कीमत के ऊपर उस कीमत को किस तरह रखा जाता है, उसके ऊपर भी एक पूरी थ्योरी कंस्ट्रक्ट की जाती है कि कब-कब और कितनी-कितनी कीमत रखी जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कीमत किसे कहते हैं या प्राइस किसे कहते हैं।
प्राइस क्या होती है? प्राइस कोई भी अमाउंट होती है, कोई भी कीमत होती है किसी भी चीज़ के एवज, कोई ऐसी रकम होती है जो हम सेलर को बायर दे रहा होता है चीज़ के बदले में। मतलब क्या हो गया, जब आप किसी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो उसके बदले में जो आप उसे देते हैं, इन रिटर्न में प्रोडक्ट परचेज करते वक्त रिटर्न में जो चीज़ देते हैं वो उसे हम एक ख़ास रकम देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। तो प्राइस क्या हुआ? प्राइस हुआ हमारा कि एनी अमाउंट और मनी दैट इज, क्या हुआ कि ये कोई भी कीमत होती है, कोई भी रकम होती है, कोई भी मनी होती है जो बायर सेलर को देता है किसी भी चीज़ के बदले में। चीज़ क्या हो सकती है? वो टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। जब टेंजिबल होगी तो वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होंगी, इंटेंजिबल होगी तो वो सर्विसेज कहलाएंगी। ठीक है? तो इसका भी आपको पता पता होना चाहिए। प्रोडक्ट सिर्फ टेंजिबल नहीं होती, इंटेंजिबल भी होती है। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया प्राइस। प्राइस क्या हुई कि कोई भी अमाउंट या रकम जो दी जाती है बायर से सेलर को इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। इसी प्राइस से ही आगे कंसेप्ट हमारा निकलता है प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग क्या चीज़ है? प्राइस तो हो गई किसी भी चीज़ की कीमत। तो प्राइसिंग हो गई कि उस कीमत को तयन करना, उस कीमत का तयन करना, उस कीमत को कम करना, उस कीमत को ज़्यादा करना, उस कीमत को एक जगह पर ठहरा देना, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मली आम ज़ुबान में प्राइसिंग कहते हैं इन फाइनेंस में। वैसे तो ये प्राइसिंग जो है ना, ये एक टॉपिक था मार्केटिंग का, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जो बुक्स हैं या पब्लिक फाइनेंस जो है वो, वहाँ पर प्राइसिंग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही तस्वर किया जाता है। और ये आप लोगों के लिए इसलिए इसके हाव-भाव रखना ज़रूरी कहा गया है ताकि आप लोगों ने क्या करना होता है, एक इंस्पेक्टर ने जाकर सेल्स के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसे परचेजिंग के ऊपर उसे कैलकुलेट टैक्सेस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसलिए उसे पता होना चाहिए प्राइसिंग का कि किसी ने कोई कीमत लिख दी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो ज़्यादा तो नहीं लिख दी, या उसे अमाउंट ज़्यादा मिली है उसने कम तो नहीं लिख दी। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल को कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो किस तरह बनती है, उसकी कीमत का तयन होता है किस तरह होता है, और उसकी कीमत किस तरह काम कर रही होती है। तो प्राइस हमने पढ़ा कि प्राइस क्या होता है? किसी भी चीज़ की कीमत जो खरीदार बेचने वाले को अदा करता है इन रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। उस और उस प्राइस को कंट्रोल करना, उसे तरतीब देना, उस कीमत का तयन करना क्या कहलाता है? प्राइसिंग कहलाता है। ठीक हो गया? प्राइसिंग मीन्स क्या हो गया? प्राइस कीमत, और प्राइसिंग हो गया कीमत का तयन करना कि कीमत कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी तो क्यों ज़्यादा होगी या कितनी ज़्यादा होगी। उस सारे को जब हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी चीज़ की कीमत को तयन करते हैं तो उसे हम कह रहे होते हैं कि प्राइसिंग। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू दैट a manufacturer will receive and the exchange of goods and services is called pricing। तो प्राइसिंग क्या है कि ये एक पूरा प्रोसेस है या सेट ऑफ प्रोसेस है या एक्टिविटीज़ हैं जो हेल्प करती है किसी भी चीज़ की कीमत का तयन तयन करने में, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइसिंग कहते हैं। अब प्राइसिंग जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, या प्राइसिंग जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कीमत तयन करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हर कोई भी चीज़ है उसके ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं ना, उसके कुछ एम्स होते हैं, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हमारे यहाँ पे पढ़ने की के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि एफपीएससी का टेस्ट जो है वो क्रैक करना है। इसी तरह कीमत जो है इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो नॉर्मली हम इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमने 10 रुपए में बना रहे हैं, 12 रुपए में हम उसे सेल आउट भी कर सकते हैं। तो 12 रुपए में उसे सेल आउट कर सकते हैं, तो वो एक कीमत हमारी हो सकती है कि 12 रुपए की हमने सेल कर दी है। लेकिन ज़रूरत क्यों पेश आई प्राइसिंग की, या प्राइसिंग टेक्निक्स की क्यों ज़रूरत आई? जब हम एक मुनासिब जो है वो कीमत तयन करके चीज़ को सेल आउट कर सकते थे और अपना मुनाफा ले सकते थे, तो फिर हमें क्यों ज़रूरत आई कि हम प्राइसिंग की टेक्निक्स को पढ़ें या प्राइसिंग की मुख्तलिफ टाइप्स को हम पढ़ें? वो ज़रूरत इसलिए पेश आई कि रेगुलेशन होती है प्राइसिंग के ऊपर, गवर्नमेंट
की एजेंसीज होती हैं, रूल एंड रेगुलेशन को चेक कर रही होती हैं कि कोई भी बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, कितना जो है वो चीज़ को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी आई है, कितनी की वो सेल कर रहे हैं, वो ज़्यादादारी तो नहीं कर रहे या वो स्मगलिंग तो नहीं कर रहे चीज़ों में। जैसे आजकल फर्टिलाइज़र हो गई, उसमें स्मगलिंग हो रही है। और करंटली जो इश्यू आया हुआ है वीट का, उसमें स्मगलिंग हो रही है, उसकी प्राइसिंग में स्मगलिंग हो रही है। तो इसलिए इस प्राइसिंग को पढ़ने के बाद, इसके कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसी भी चीज़ जो मार्केट में सेल आउट हो रही होती है, उसके पीछे थ्योरी क्या है, वो कीमत रखी गई है, तो क्यों इतनी रखी गई है। 20,000 की चीज़ की कीमत 1 लाख रुपए क्यों नहीं रखी गई, और 20,000 की कीमत जो है वो 10,000 क्यों नहीं रखी गई, उसकी क्या वजूहत है। तो प्राइसिंग जो है कीमत तयन करने का जो प्रोसेस है, इसका भी इसका कोई एक खास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं इसके। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन-कौन से होते हैं, वो हम आगे चल के देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्राइसिंग के? प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं सर्वाइव करना। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो सबसे पहले एक ख़ास प्रोसेस अडॉप्ट करता है कीमत तयन करने के लिए। जब कीमत तयन कर लेता है, तो उसके उसके पीछे एक थ्योरी होती है, बैकग्राउंड होता है कि वो या कीमत का तयन क्यों करे, या उसे क्यों ज़रूरत पेश आई प्राइसिंग की, कीमत के तयन करने की ज़रूरत पेश उसे क्यों आई? उसे पेश इसलिए उसकी ज़रूरत पेश आई उसे, क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहता था मार्केट में। अगर वो प्राइसिंग ना करता, डायरेक्ट अपनी चीज़ को मार्केट में ले आता, तो हो सकता था वो उसकी मार्केट बहुत स्लो होती, हो सकता था कि वो वहाँ पे लॉस कर जाता, हो सकता था कि उसे एक ख़ास एक ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना था लेकिन कम प्रॉफ़िट कमा लेता, हो सकता था कि उसकी चीज़ मार्केट में सेल आउट ही नहीं हो। लेकिन जब वो प्राइसिंग कर लेगा, सारे फैक्टर्स को देख लेगा कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं जो प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं जो प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब फैक्टर्स को वो देख लेता है। उसके बाद उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसने कीमत कितनी रखनी है, या कीमत को तयन करने के लिए किन-किन चीज़ों को उसने कंसीडर करना है। और वो क्यों कंसीडर कर रहा होता है इन चीज़ों को, क्योंकि उसे मार्केट में सर्वाइव करना पड़ता है, उसे वो मार्केट में सर्वाइव करना चाहता है। कि फ़र्ज़ करें जो है, मैंने मेरी एक कंपनी थी, मैं चीज़ बनाता हूँ, और वो चीज़ जो है मैंने बनाई, एक मोबाइल बनाया मैंने 10,000 का। सेम मोबाइल में जब मार्केट में 10,000 का लेके गया, और मैं बड़ी खुश होके गया, क्योंकि मैंने कहा था 8,000 जो है ना इसकी कॉस्ट है, और 10,000 के 2,000 रुपये मुझे इसमें मुनाफ़ा पड़ेगा, इस तरह मैं अच्छा मुनाफ़ा कमा सकता हूँ। लेकिन मार्केट में जाने के बाद 1 हफ़्ता गुज़र गया, मेरी सेल ही नहीं हो रही थी। मेरी प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई है मेरे स्टॉक में, ना आगे से कोई डिमांड कर रहा है चीज़ को। तो मैं मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद मैंने पूछा कि जनाब ये चीज़ मेरी सेल क्यों नहीं हो रही? तो मैंने देखे मुख्तलिफ जो थे सेंटर्स थे, मतलब शॉप्स थी, वो विज़िट की। वहाँ पे जाके मुझे देखा कि 10,000 में तो मेरा मोबाइल था, वहाँ पे तो 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार में मोबाइल पड़े हुए थे, इसी सेम फीचर्स के मोबाइल। तो मुझे फिर वहाँ पे एक झटका लगा, मैंने कहा ये तो काम ख़राब है, क्यों ना इसको चेंज किया जाए। सेम सूरत हाल एक हुई भी थी पाकिस्तान में, एक मिस्टर गारमेंट्स जो है, मिस्टर गारमेंट्स पाकिस्तान में एक बिज़नेस शुरू हुआ था, उसके बाद में पता नहीं क्या नाम पड़ा था। वो लेदर का काम शुरू किया था उन्होंने। जब लेदर का काम शुरू किया था, तो उन्होंने अपनी चीज़ें बाहर बेचना शुरू की थी। बाहर जब उन्होंने चीज़ें बेचना शुरू की, तो उनकी चीज़ प्रोडक्ट सेल ही नहीं होती थी, उन्हें बड़ा लॉस हुआ। फिर उनका जो ओनर था, जो एंटरप्राइज़र था मिस्टर गारमेंट्स का, वो गया जाके जर्मनी में जाके उसने मार्केट विज़िट की, तो उसे पता चला कि वहाँ पर चीज़ें कम प्राइस में मौजूद हैं, अच्छी क्वालिटी में मौजूद हैं। तो फिर जाके उसने यहाँ पे उसने एक चेंजिंग लेके आया अपने बिज़नेस में, कारोबार में, और उसने बड़ी तरक्की की। वो एक केस स्टडी है, अगर आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टेड सी केस स्टडी है वो। बात हो रही थी सर्वाइव की, तो मैंने जब जाके मार्केट देखी, तो वहाँ पे चीज़ वही 8,000 की मिल रही थी, तो मुझे बड़ा शॉक हुआ। मैंने फिर आकर जाके मार्केट को देखकर फिर मैंने देखा कि मैंने ये चीज़ 8,000 में बनाई बनाई है, तो इससे मैं कम कीमत में भी बना सकता हूँ ना। ज़ाहिर है मेरा कॉम्पिटिटर कम कीमत में बना रहा होगा, तो वो 8,000 का सेल कर रहा है, जबकि मैं तो 8,000 की चीज़ बना रहा हूँ वही। तो क्या है, तो प्राइसिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि ये इसलिए की जाती है ताकि जो मैन्युफैक्चरर हैं, सेलर्स जो हैं, वो मार्केट में सर्वाइव कर सकें कीमत के तयन करके। तो एक रीज़नेबल प्राइस रख सकें ताकि उनकी चीज़ आगे सेल आउट हो सके। दूसरा क्या है प्राइसिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमाइज़िंग करंट प्रॉफिट। वो उनका मकसद क्या होता है, वो करंट मार्केट में अपने प्रॉफिट को
मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने करंट प्रॉफिट को करना चाहते हैं, तो उसमें प्राइसिंग उन्हें बड़ा हेल्प आउट करता है। वो कितना हेल्प आउट करता है? वो इतना हेल्प आउट करता है कि फर्ज करें कि आपने एक नया टेक्निकल मोबाइल बनाया था, हाई डेफिशिएंसी, और उसमें टच उसका बड़ा अच्छा था, कैमरा बड़ा अच्छा था। वही मोबाइल जो है अब आप मार्केट में जब लेके गए थे, तो वो आपने उसकी कीमत रखी 20,000 रुपये, और 20,000 में वो मोबाइल धड़ाधड़ सेल हो रहा था। तो आप आंखें बंद करके सेल करते जा रहे थे, क्योंकि आपने पहले प्राइसिंग नहीं की हुई थी। लेकिन बाद में आपने सोचा कि यार ये इतनी सेल हो रही है, मेरे मोबाइल की डिमांड ज़्यादा है, क्यों ना मैं इसकी कीमत बढ़ा दूँ। तो आपने एक अच्छा सा मार्केटिंग मैनेजर हायर किया, और मार्केटिंग मैनेजर को मार्केट में भेज दिया कि जाएँ आप देख कर आएँ कि हम अपनी कीमत कितनी रख सकते हैं। जब वो मार्केट में गया, उसे पता था प्राइसिंग का, उसने प्राइसिंग पड़ी हुई थी, तो वो जाके उसने सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखा, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को देखा, कॉम्पिटिटर को देखा, अपनी सेल्स डिमांड को देखा, अपनी क्वालिटी देखी कि मोबाइल अच्छा चल रहा है, तो आके उसने जो है ना वही मोबाइल जो आप 20,000 में सेल कर रहे थे, उसमें 30,000 कीमत ताइन कर दी कि सर इसकी कीमत 30,000 है। मालिक बड़ा हैरान होकर पूछता है कि ये 20,000, मैंने तो ये 15,000 का बनाया है, 20,000 5,000 नफा ले रहा हूँ मैं, तो इसे जो है 30,000 आप कह रहे हैं। मैंने कहा सर ये जो है ना हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल न्यू है, इसलिए ये हमें प्रॉफिट जो है हमारा करंट प्रॉफिट है इसके मैक्सिमाइजेशन में बड़ी हेल्प आउट होगी। तब तक हमारा कंप्यूटर सेम टेक्नोलॉजी का मोबाइल मार्केट में लेकर नहीं आ जाता। तो इस तरह जो है अपने हमारे जो करंट प्रॉफिट जो है उसको बढ़ाने में भी प्राइसिंग हेल्प आउट करती है हमारी। इसके अलावा जो है मार्केट शेयर जो है उसको मैक्सिमाइज करने में, उसको इंक्रीज करने में भी प्राइसिंग में हेल्प आउट करती है। वो इसमें क्यों करती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जब आप प्राइसिंग कर रहे होते हैं, आप मार्केट को देख रहे होते हैं, आप कंपटीटर को देख रहे होते हैं, आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देख रहे होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर जो मैंने कल आपको पढ़ाया था थोड़ा सा, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए कि जो ऐसे फैक्टर जो आपके बस में मौजूद ना हो, आपके बस में मौजूद ना हो, जिन्हें आप कंट्रोल ना कर सकते हो, उन्हें देखते हैं। आप इंटरनल फैक्टर्स को देखते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में क्या है कि आप अच्छा रॉ मटेरियल ले लेते हैं, कम कीमत में रॉ मटेरियल ले लेते हैं, चीज़ अच्छी बनाते हैं। जब चीज़ अच्छी बनाते हैं, कम कीमत में बनाते हैं प्राइसिंग को देखते हुए, तो वो आपकी मार्केट क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। वही चीज़ लोग ज़्यादा परचेज करते हैं क्योंकि आप अच्छी चीज़ कम कीमत में दे रहे हैं। जबकि आप कंपटीटर क्या है, वही चीज़ महंगी कीमत में दे रहा है। तो मार्केट मैक्सिमाइजेशन में भी क्या करती है, प्राइसिंग हेल्प आउट करती है। इसके अलावा मार्केट स्कीमिंग में प्राइसिंग बड़े हेल्प आउट करती होती है। तो किस तरह मार्केट स्कीमिंग किसे कहते हैं? मार्केट स्कीमिंग मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या होता है। होता क्या है कि जब नोकिया चल रहा था, नोकिया की जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी पुरानी थी। वो जो है ना कीपैड वाले मोबाइल उनके पास हुआ करते थे, या सोनी रक्सन था उसके पास भी कीपैड मोबाइल हुआ करते थे। अचानक से मार्केट में जो है ना वो मोबाइल आ गए सैमसंग, और वो टच मोबाइल आ गए थे। जैसे ही वो टच मोबाइल आए तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। एक कीपैड मोबाइल जब मिल रहा होता था 3,000 का, तो टच पैड मोबाइल आए तो उनकी कीमत अचानक से 15,000 12,000 कीमत थी, 40,000 रुपये की कीमत थी उस टाइम में। जब जब टच मोबाइल आए थे तब 15,000 20,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि जब टच पे जो कीपैड मोबाइल थे वो 1500 2,000 3,000 की मिल रहा होता था। तो जैसे ही वो सैमसंग आए, उन्होंने आके मार्केट में अपने मोबाइल लाए, लोगों को बड़ा हैरान हुए। लोगों ने कहा भाई ऐसे मोबाइल होते हैं जो उंगली से चलते हैं, तो वो मोबाइल बड़े अच्छे होते हैं। उसमें एक ऊपर पिन मौजूद होती है, पिन को निकाल कर वो टच को चलाया जाता है, उसमें तस्वीरें भी बनती हैं, उनमें गाने भी चलते हैं, उसमें वीडियोस भी आती हैं, फिल्में आप देख सकते हैं। तो और काफ़ी मतलब उसमें फीचर्स मौजूद हैं। तो लोगों के अंदर ज़ाहिर एक डिमांड पैदा हुई कि यार वो मोबाइल लेना चाहिए। जिसके पास वो मोबाइल होता था वो समझा जाता था कि बड़ा लैंड लॉर्ड बनता है, बड़ा जमींदार बनता है। तो सैमसंग ने आके लोगों मार्केट को कैप्चर किया, मार्केट में अपने मोबाइल दिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया, क्योंकि उसके मुकाबले में उस वक्त कोई कंपटीटर मौजूद नहीं था जो सेम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा था। तो वो जो वहाँ पर उसने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया, अपनी नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया, मार्केट को कैप्चर किया। उसने क्या किया, उसने मार्केट स्कीमिंग की।
मार्केट स्कीमिंग क्या होती है? मार्केट स्कीमिंग होती है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को नई इनोवेशन मार्केट में लेकर आते हैं, आपका कंपटीटर मौजूद नहीं होता, उसमें आपका मुकाबला करने वाला किसी और के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होती, तो आप अपनी प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा रख देते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की कीमत रखते हैं तो आप उसके ऊपर मुनाफा बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मार्केट स्कीमिंग कह रहे होते हैं। तो मार्केट स्कीमिंग बाद में डिक्लाइन होती होती है, और जैसे कंपटीटर आते जाते हैं वो मार्केट स्कीमिंग डिक्लाइन हो जाती है, उसके बाद हम और नॉर्मल सेल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो मार्केट प्राइसिंग जो है इसका मकसद एक मार्केट स्कीमिंग भी होता है कि जब तक आप प्राइसिंग नहीं करेंगे आपको मार्केट का पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा ये टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद है या नहीं है, हमारे कंपटीटर के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो प्राइसिंग से ही आप मालूम कर सकते हैं। तो जो लास्ट है इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, जब आप प्राइसिंग करते हैं, प्राइसिंग आपको हेल्प आउट करता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। वो किस तरह बेहतर करने के लिए हेल्प आउट करता है? जब आप प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने कंपटीटर्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि उनमें कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं, उनके कौन कौन से फीचर्स अच्छे हैं और हमारे फीचर्स वो मौजूद नहीं है, या ऐसे अच्छे फीचर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, जब कंपनी जो है आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कंपटीटर्स को चेक कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट को चेक कर रहे होते हैं, तो वो फिर उनको बेस्ट बनाते हुए अपनी एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी रखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी रखी जाए, उसकी कीमत भी कम रखी जाए। तो इसे कहते हैं क्वालिटी लीडरशिप के आप क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर कर देते हैं कंपटीटर से के मुकाबले में। और दूसरा एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप होता है कि आप क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट कम से कम रखते हैं कंपटीटर्स के मुकाबले में, कि आपकी कॉस्ट आप जितनी कम कॉस्ट में आप चीज़ बना रहे हैं, कंपटीटर इतनी कम कॉस्ट में चीज़ वही चीज़ नहीं बना सकता, इसलिए इसको कहा जाता है कॉस्ट लीडरशिप। लेकिन क्या है कि प्राइसिंग जो है ये आपको हेल्प आउट करता है कॉस्ट लीडरशिप में भी और क्वालिटी लीडरशिप में भी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने पढ़े हैं प्राइसिंग के। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्राइस क्या होती है। प्राइस क्या होती है? किसी भी चीज़ की कीमत होती है, अमाउंट होती है जो चीज़ के एक्सचेंज करने के बदले में परचेजर या बायर जो है सेलर को अदा कर रहा होता है रिटर्न में। तो प्राइसिंग हमने पढ़ा कि कीमत का तयन, प्राइस का तयन करना, या प्राइस ऐसा प्रोसेस जिसमें कीमत का तयन किया जाता है या कीमत को सेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइसिंग कहते हैं। तो फिर हमने बोला कि प्राइसिंग जो है उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो मार्केट स्कीमिंग उसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो मार्केट शेयर को बढ़ाना उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, करंट प्रॉफिट के शेयर को बढ़ाना उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मार्केट में सर्वाइव करना, मार्केट में जिंदा रहना, वो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या क्वालिटी बेहतर करना भी प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कि जब हम अच्छी प्राइसिंग करेंगे तो ज़ाहिर है ये सारे काम वो हैं जो हम कर रहे होंगे। जब अच्छी प्राइसिंग करेंगे तो हम ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो ये उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको वैसे समझा दिए। यहाँ से आप उसकी सर्वाइवल, करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर की कैप्चराइजेशन या मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर, तो मार्केट की स्कीमिंग हो गया या क्वालिटी हो गया, इस सारे को आप यहाँ से देख लेंगे एक नज़र। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर उसके हवाले से थोड़ा मटेरियल हमें दे दिया करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ये आप यहाँ से देख लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि प्राइसिंग मेथड्स या टाइप्स या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती हैं। ये एक सीएसएस का पेपर मैंने देखा था, मुझे याद नहीं पड़ता कौन सा पेपर था, उसमें एक सवाल भी आया हुआ था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग क्या होते हैं कि आप क्या कर रहे होते हैं, आप कोई भी नई प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब आप वो नई प्रोडक्ट बना दी, आपने बनाने के बाद अब आप सोचते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूंगा मार्केट में ये प्रोडक्ट लेके जाऊंगा। अब मुझे कीमत इसकी क्या कितनी रखनी चाहिए, मुझे कीमत कितनी रखनी चाहिए? तो मुख्तलिफ तरीके वो देखता है, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करता है, मार्केट देखता है, कंपटीटर को देखता है, अपनी कास्ट को देखता है। सारे फैक्टर्स को देखते हुए वो एक ख़ास अमाउंट जो है वो डिमांड करता है कि ये इतनी कीमत मुझे कम से कम रखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। वो जो सारे तरीके हैं जो बताते हैं
प्रोड्यूसर को कि आपने इतनी कीमत रखनी है, वो प्राइसिंग मेथड्स खिला रहे होते हैं या टाइप्स ऑफ प्राइसिंग खिला रहे होते हैं, या उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं उन चीज़ों को। तो वो क्या होता है प्राइसिंग मेथड, यहाँ से भी हम एक दफा पढ़ लेते हैं। प्राइसिंग, द प्राइसिंग मेथड्स आर द वेज इन विच द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। तो वही बात हो गई ये भी सेम, कि प्राइसिंग मेथड क्या है, ये एक तरीका है जो हमें किसी भी चीज़ का या कोई भी सर्विसेज या चीज़ की कीमत तय करने में हेल्प आउट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग मेथड्स कहते हैं। प्राइसिंग मेथड्स नॉर्मली दो किस्म के होते हैं। आपकी जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट होती है ना, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर दो चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं। या तो वो इफेक्ट उसे कर रही होती है मार्केट, या आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रही होती है। वो किस तरह कर रही होती है कि एक ज़ाहिर है आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं 100 रुपए की, उसे आप 90 रुपए की तो सेल करने से ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि उसकी कीमत 100 रुपए से ज़्यादा रखें। तो ये कॉस्ट जो है चीज़ को बनाने के लिए, या मटेरियल जो है चीज़ों को, चीज़ को बनाने के लिए, वो बड़ा जो ह्यूज जो है क्वांटिटी में आपकी प्राइस को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। दूसरी मार्केट जो है वो भी आपकी की प्रोडक्ट की कीमत को जो है ना उसको अफेक्ट कर रहा था। वो किस तरह कर रहा होता है कि आप क्या करते हैं, आप एक चीज़ 100 रुपए की बनाते हैं, 110 रुपए में आप जो है मार्केट में लेके चले जाते हैं, लेकिन वो स्टिल जो है आपने बड़ा एक मिनिमम सा प्रॉफिट रखा 10 रुपए 100 रुपए के ऊपर, लेकिन फिर भी वो आपको चीज़ सेल आउट नहीं होती जाके मार्केट में। वो क्यों सेल आउट नहीं होती? वो इसलिए सेल आउट नहीं होती क्योंकि लोगों के पास 110 रुपए भी नहीं है आपकी चीज़ को पे करने के लिए। तो आप बड़े मायूस होते हैं। मायूस होने के बाद आप क्या करते हैं, वही चीज़ 90 रुपए में सेल आउट करते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, अपनी कंपनी बंद करके घर भाग जाते हैं। ऐसे लोग कौन से होते हैं? ऐसे लोग वही लोग होते हैं जो प्राइसिंग नहीं करते, जो सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक कीमत का तय कर देते हैं या चीज़ें बना देते हैं। ये वो लोग होते हैं। हम अक्सर बात का देखते हैं कि नई नई कंपनियां हमारी मार्केट में आ रही होती हैं, और वो हमें एक महीने नज़र आती है, महीने के बाद हमें नज़र ही नहीं आ रही होती। तो क्यों नहीं आ रही होती? यही सारा इशू होता है उसमें, कि वो प्राइसिंग नहीं करती, वो मार्केटिंग प्राइसिंग मेथड्स को अपनाती नहीं है। वो कहते हैं कि बस चीज़ें बना लो और मार्केट में जाके सेल आउट कर दो। जब मार्केट में वो चीज़ें बनाने के बाद जब मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में जब सेल आउट करते हैं चीज़ें, जब उन्हें पता चलता है और वो सोचते हैं कि वहाँ पे जाके देखते हैं तो उनकी सेम चीज़ जो है वो इससे भी कम कीमत में मार्केट में आई हुई है, जो वो इतनी कॉस्टली दे रहे हैं। तो फिर उन्हें लॉस होता है, लॉस होने के बाद वो दिवालिया हो जाते हैं। ये जो 80% जो रिसर्च बताती है कि जो 80% जो कंपनीज़ हैं, वो उनका डाउनफॉल क्यों होता है? उनका डाउनफॉल सिर्फ प्राइसिंग की वजह से होता है। मेजर जो फैक्टर होता है वो प्राइसिंग होता है उनका, कि वो प्राइस के ऊपर सही वर्क नहीं करते, इसलिए वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्राइसिंग मेथड्स जो है दो, मैंने आपको भी बताया कि प्राइस जो है आपकी किसी भी चीज़ की कीमत को दो चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। एक मार्केट अफेक्ट कर रही होती है, एक उस चीज़ को बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो उस चीज़ को अफेक्ट कर रही होती है। तो प्राइसिंग मेथड्स भी इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही लाई कर रहे होते हैं। तो प्राइसिंग मेथड के दो तरीके होते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड प्राइसिंग मेथड, और दूसरा होता है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी जो कीमत होती है उसको दो चीज़ या दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ की कीमत का तयन करते हैं। वो उस चीज़ को बनाने के लिए कॉस्ट प्लस मार्केट की डिमांड। अगर मार्केट में डिमांड ही ना हो तो कीमत बना के भाई क्या करोगे? वो चीज़ तो वैसे ही लग जानी है ज़मीन पे, तो नुकसान हो जाता है। तो प्राइसिंग मेथड दो किस्म के होते हैं। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस मेथड, इसमें क्या करते हैं, जब किसी भी चीज़ को की कीमत हम क्या तयन करते हैं, या किसी भी चीज़ की कीमत जब हम बनाते हैं, तो हम उस चीज़ को बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है उसको मद्देनज़र रखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड इज ए मेथड इन विच द प्राइस इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक हो गया? किसी भी चीज़ ऐसा प्राइसिंग मेथड जिसमें जो किसी भी चीज़ प्रोडक्ट की कीमत का तयन कॉस्ट के बेस पे किया जाता है, उसे हम कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड कहते हैं। जबकि किसी भी ऐसा प्राइसिंग मेथड या किसी भी चीज़ की कीमत का तयन करने का ऐसा तरीका जिसमें मार्केट को मद्देनजर रखते हुए
चीज़ की कीमत का तयन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड कहते हैं। क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो आगे फिर जो है दो मेन कैटेगरीज कौन सी होगी प्राइसिंग ऑफ मेथड्स की, कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड और दूसरा हो गया मार्केट ओरिएंटेड मेथड ऑफ प्राइसिंग। तो इन दो को आगे जाके फर्दर से तकसीम किया जाता है। तो वन बाय वन में आप यहाँ से भी पढ़ लें। मेनी फर्म्स कंसीडर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एज ए बेस्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स। ये जनाब यहाँ पर आपको बता रहा है कि किसी भी चीज़ जो है फर्म जो है वो किसी भी चीज़ की कीमत कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि वही कास्ट उसको मद्देनजर रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड कहते हैं। सेम इसी तरह मार्केट ओरिएंटेड मेथड के लिए भी इसी तरह है। अंडर दिस मेथड प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशंस को या मार्केट को देखते हुए किसी भी चीज़ की कीमत का तयन किया जाना क्या कहलाता है, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड कहलाता है। फिर आगे इनके को जो है ना फर्दर तकसीम किया जाता है। फर्दर किस तरह तकसीम किया जाता है, प्राइसिंग मेथड या टाइप्स ऑफ प्राइसिंग या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को मेन जो है तो इसमें तकसीम किया जाता है, कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड और मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। अब कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग में क्या है, उसमें तीन चीज़ें की किस्म की तीन किस्म की प्राइसिंग होती है। एक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, मार्कअप प्लस प्राइसिंग होती है, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग होती है। इसको आगे जाके वन बाय वन कर भी लेंगे। तो मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड में क्या होता है, उसमें परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग होती है, वैल्यू प्राइसिंग होती है, गोइंग रेट प्राइसिंग होती है, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग होती है और डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, वो भी मैंने आगे दिए हुए हैं ताकि कुछ बुक्स में अगर ज़्यादा हो तो आप कर लें। मैक्सिमम जो है आपको थ्योरी पढ़ाई जाए ताकि तो अपनी हेल्प आउट हो। तो अब इनको हम वन बाय वन आगे पढ़ते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कास्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड को। कास्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसा प्राइसिंग मेथड जिसमें कास्ट को बेस बनाया जाता है किसी भी चीज़ की कीमत का तयन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड कहते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आपको एक नाम भी बता रहा होगा, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो अखराजात हैं उसे क्या कहते हैं, हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट प्लस मतलब ये कि जो किसी भी चीज़ को बनाते वक्त जो उसके ऊपर अखराजात आते हैं उसमें प्लस कर दिया जाता है, उसमें जमा कर दिया जाता है कुछ मुनाफे को, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। मिसाल के तौर पर एक बर्गर था या एक जो है स्लाइस थी, उसकी कीमत थी 100 रुपये। अब उसके ऊपर उसमें आप प्लस कर देते हैं 50%, उसमें आप 50% प्रॉफिट जमा कर देते हैं। अब 100 का 50% 50 रुपये हो गया, तो कीमत कितनी बन गई आपकी, 150 रुपये बन गई। तो ये जो 150 रुपये आपने किसी भी चीज़ की कीमत निकाली, इसे क्या कहते हैं हम, कॉस्ट प्राइसिंग मेथड कहते हैं। आवाज़ सही क्लियर आ रही है मेरी, कोई इशू तो नहीं है किसी को, किसी भी कैंडिडेट को कोई इशू हो या उसे सुनाई ना दे रहा हो या अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा हो। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट प्राइस जो है इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट को मार्कअप भी कहते हैं, आप जानते होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कह रहे होते हैं। अब इससे सेम मिलता जुलता एक अगला पॉइंट भी होगा आपका, मार्कअप प्राइसिंग मेथड जो इसे हम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसमें कुछ प्रॉफिट हम शामिल कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, कीमत जो कीमत आती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक पेन बनाया था 100 रुपये का, 100 रुपये का पेन बनाया और इसमें मैंने 20 रुपये प्रॉफिट रख लिया। मैंने कहा 20 रुपये मुनाफा लूँगा, तो 120 रुपये कितने आ गई, कीमत आ गई। तो जो 120 रुपये है ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहलाएगी, क्योंकि कॉस्ट जो एक्चुअल थी उसमें हमने कुछ प्लस कर लिया प्रॉफिट को। तो नेक्स्ट जो है वो है मार्कअप प्राइसिंग। अब कॉस्ट प्लस में और मार्कअप प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है उसमें हमने ये देखा था कि जो कॉस्ट होती है उसमें थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, मुनाफे जमा कर देते हैं। लेकिन मार्केट प्राइसिंग ऐसा नहीं होता। मार्केट प्राइसिंग में हम क्या करते हैं,
कोई भी चीज़ बनाते हैं ना कर हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये चीज़ हमारी इतने की सेल होगी। ये चीज़ हम एस्टिमेशन कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चीज़ हमारी इतने रुपए की सेल होगी, और जो सेल एस्टिमेशन जो सेल होती है उसके ऊपर जो है परसेंटेज निकाल कर एक्चुअल कास्ट के ऊपर परसेंटेज, सेल के ऊपर परसेंटेज निकाल कर हम एक कीमत का तयन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइसिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ थी, वो हमने बनाने के बाद हमने कहा कि ये 100 रुपए की सेल आउट होगी। एक 50 रुपए की चीज़ थी, मुनाफे के तयन के लिए, या इसे उल्टी अगर उल्ट करें, अपोजिट करें, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मार्कअप प्राइसिंग या प्रॉफिट एस्टिमेशन प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस में क्या करते थे, कॉस्ट में एक सम अमाउंट जो है वो जमा कर देते थे और फिर प्राइसिंग का तयन करते थे। लेकिन मार्कअप में हम क्या करते हैं, मार्कअप में हम जो सेल होती है उसको बेस बनाते हुए फिर प्रॉफिट का तयन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मार्केट प्राइसिंग मेथड कहलाता है। दिस प्राइसिंग मेथड इज द वेरिएशन ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से, वेयर एंड जिसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। तो इसमें मार्कअप हम जो क्या लेते हैं, जो मुनाफे की शरह किसके ऊपर लेते हैं, सेलिंग प्राइस के ऊपर ले रहे होते हैं, लेकिन कॉस्ट प्लस में हम मुनाफे की शरह किसके ऊपर ले रहे होते हैं, कॉस्ट के ऊपर ले रहे होते हैं। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। इस तरह है कि कोई भी चीज़ जब हम बना रहे होते हैं, कोई भी चीज़ जब हम बना रहे होते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। कॉस्ट 100% ही होती है नहीं किसी भी चीज़ की। फर्स्ट करें 100 रुपए की एक चीज़ हमने बनाई है, अब 100 रुपए के ऊपर मतलब ये कॉस्ट है हमारी। अब जो कॉस्ट है, कॉस्ट में हम थोड़ा सा मुनाफा लगा देते हैं, वो हम लगा देते हैं फर्स्ट करें 50 रुपये। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है, जो प्राइसिंग है वो कितनी हो गई, 150 रुपये। ठीक हो गया, ये क्लियर है। मतलब कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ऐसी प्राइसिंग है जिसमें जो मुनाफे की शरह जो है वो किसके ऊपर लगाई जाती है, कॉस्ट के ऊपर लगाई जाती है। लेकिन मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है, मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है कि इसमें एक चीज़ थी, वो हमने कितने की बनाई, 100 रुपये की बनाई। ठीक हो गया, और हमने एस्टिमेट किया कि इसको हम 150 रुपये में सेल आउट करेंगे। इसको कितने में सेल आउट करेंगे हम, 150 रुपये में। तो 150 में सेल आउट करेंगे, तो अब इसमें हम मार्कअप जो है उसकी रेशो निकालते हैं कि वो कितना हो गया है। तो रेशो हमारा ज़ाहिर है, 100 रुपये की चीज़ बनाई थी, 150 की हमने बेच दी, तो हमें मुनाफा कितना हुआ, 50 रुपये। अब मार्केट प्राइसिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, मार्कअप प्राइसिंग में हम मुनाफे की शरह जो है वो ले रहे होते हैं डायरेक्ट सेल के ऊपर। लेकिन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में हम मुनाफे की शरह ले रहे होते हैं एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। यही थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मीन्स के कॉस्ट प्लस में हम बेस किसको बना रहे होते हैं, कॉस्ट को बना रहे होते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस में हम बेस किसको बना रहे होते हैं, सेलिंग प्राइस को बना रहे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्कअप प्राइसिंग मेथड। क्लियर। इसके बाद जो तीसरा जो लास्ट है वो है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या होता है, पहले हमने तो पढ़ लिया कि कॉस्ट प्लस होता है, दूसरा हमने पढ़ लिया मार्कअप प्राइसिंग होता है। अब टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न, जरा नाम पे गौर करें इसके। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, इसमें क्या करते हैं आप, इसमें करते हैं कि जनाब मैं एक चीज़ बनाने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। अब एक कारोबार था, कारोबार क्या था, शूज़ मेकर कारोबार था, उसमें जूते बनाने थे हमने। तो मैंने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कारोबार में। अब जब मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और चीज़ें बनाना शुरू की, जब मेरे मैनेजर जो था उसने चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू की, तो मैंने उससे जाकर कहा जनाब मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं इसको, मुझे कम से कम मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 20% मुनाफा चाहिए। अब मैनेजर बड़ा परेशान होता है कि मैं इसे 20% मुनाफा कहाँ से करके दूँ, जेब से तो देने सर आप, जाहिर है। तो वो क्या करता है, वो चीज़ बनाता है 100 रुपए की। और जब 100 रुपए की चीज़ बनाता है, वो सोचता है कि जनाब मैंने तो 20% मुनाफा भी देना है अभी मालिक को इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो 20% जो मुनाफा बन रहा होता है उस हिसाब से वो ज़ाहिर है 100 रुपए के ऊपर 20 रुपये मुनाफा लगा देता है।
और 120 रुपये की चीज़ सेल आउट कर देता है और जाके अपने ओनर से कहता है जनाब मैंने 20% मुनाफा ही दिया आपको, ये देख लें। तो वो बड़ा खुश होता है। 1000 के ऊपर जो लाख रुपए के ऊपर उससे 20,000 मिलने थे और 100 रुपये के ऊपर उससे 20 रुपये मिल रहे, वही लाख के हिसाब से उससे 20,000 मिल रहे थे, वो बड़ा खुश था। तो इसमें क्या होता है, टारगेट रिटर्न जो है प्राइसिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम टारगेट बना लेते हैं रिटर्न को। टारगेट किसकी बेस पे बना रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट की बेस पे ऊपर बना रहे होते हैं। तीन चीज़ें जो हैं थोड़ी सा आपको कंफ्यूज करेंगी ये। कास्ट प्लस में क्या है कि कास्ट को हम बेस बना रहे होते हैं मुनाफे के लिए, प्राइसिंग के लिए, ठीक है। ऐसी प्राइसिंग मेथड जिसमें हम कीमत का तयन करते हैं और मुनाफा की शरह हम कास्ट के ऊपर लगा रहे होते हैं, उसे हम कास्ट प्लस प्राइसिंग मेथड कहते हैं। दूसरा ऐसा मेथड जिसमें हम कीमत का तयन करते हैं, प्राइसिंग करते हैं और मुनाफे की शरह हम जो है एस्टिमेटेड सेल प्राइस को करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइसिंग मेथड कहते हैं। लास्ट वन क्या है, टारगेट रिटर्न मेथड। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेस बनाते हुए मुनाफे की शरह रखते हैं और फिर जाके हम कीमत का तयन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग मेथड। क्लियर है। तो इसमें क्या है कि इन दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग मेथड द फर्म सेट द प्राइस टू यील्ड ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर वर्ड जरा रिपीट हो रहा है, इस पर गौर करें। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये जो 20% है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 20% जो हमें मुनाफा मिल रहा है, ये एक्चुअली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना। रेट ऑफ रिटर्न यही है ना, 20% जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ले रहे हैं। पिछला अगर आप पिछले लेक्चर का फार्मूला देखेंगे ना, उसमें यही हो रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसको हम बेस बनाते हुए अपनी जो है सेलिंग प्राइस रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग कहते हैं। तो दोबारा पढ़ें। In this kind of pricing method, the firm set the price to yield a required rate of return. Yield से आपने घबराना नहीं है, yield मतलब कि परसेंटेज फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल इसकी इस तरह दे देते हैं कि एक साबुन मैन्युफैक्चरर था, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इसमें कारोबार में, और उसने एक्सपेक्ट किया कि मुझे रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा 20% मिलेगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसे कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। तो इसका टारगेट रिटर्न कितना हुआ, 20%। जाहिर है अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर है तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए के ऊपर उसे कितने चाहिए, 20 रुपये मुनाफा चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर 1 लाख की प्रोडक्ट आपने सेल आउट की है तो इसके ऊपर आप रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से प्राइसिंग मुनाफा रख के प्राइसिंग रखेंगे। 1 लाख की चीज़ आपने बनाई है तो इसके ऊपर 20,000 रुपये आप क्या कर देंगे, उसको मुनाफा रख देंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से है आपका। तो 1,20,000 की चीज़ सेल आउट करेंगे आप। 1,20,000 की जब आप चीज़ें सेल आउट करेंगे तो ये आपकी प्राइसिंग कहलाएगी और इस प्राइसिंग को आप कहेंगे टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। तो इसके लिए एक फार्मूला भी इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि टोटल कास्ट होती है आपकी, उसमें आप एक ROI की परसेंटेज शामिल कर देते हैं, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न शामिल कर देते हैं। तो वो आपकी कितनी क्या हो जाती है, टोटल कीमत हो जाती है। टोटल कीमत, फर्ज करें आपकी कास्ट जो थी वो 100 रुपये थी, उसके ऊपर आपने जो रेट ऑफ रिटर्न था 20% रखा था तो 120 हो गया, ये हो गया। तो टोटल आपकी कितनी हो गई, 120 हो गई। तो आपकी जो प्राइसिंग है वो टोटल प्राइसिंग कितनी हो गई, 120 रुपये होगी। लेकिन हमने एक प्रोडक्ट जो है एक यूनिट की कीमत देखनी है ना। अब एक यूनिट की कीमत कितना निकलती है, तो टोटल आपकी सेल जो है, टोटल सेल्स को आप टोटल यूनिट्स पे तकसीम करते हैं तो आपकी एक यूनिट की कीमत निकल जाती है। मिसाल अगर दें उर्दू में इसकी इस तरह कि आपने 1,000 रुपए की चीज सेल की है, कुछ पेन सेल किया है आपने 1,000 रुपए के, और वो पेन कितने सेल किए थे आपने, 10 पेन सेल किए थे, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो जाहिर है 1,000 को 10 पे तकसीम करेंगे तो हमारा पर यूनिट जो प्राइस है पेन की निकल आएगी। तो यहाँ भी आपने नहीं घबराना, यहाँ पर जो है प्राइसिंग पर यूनिट मालूम की गई है, प्राइसिंग पर यूनिट। ये सॉरी इसको यहाँ लिखना भूल गया। तो प्राइसिंग पर यूनिट क्या है हमारी, ये टोटल कास्ट प्लस डिजायर्ड ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सोल्ड। तो मिसाल के तौर पर उसने 10 यूनिट सोल्ड किए थे तो उसकी एक पर यूनिट की कीमत
गई 12 रुपये। तो पर यूनिट प्राइसिंग कितनी है, 12 रुपये है, और टोटल प्राइसिंग उसकी कितनी है, 120 रुपये। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हमने पढ़ी, मार्कअप प्राइसिंग पढ़ी, हमने टारगेट रिटर्न प्राइसिंग पढ़ी। तो ये 3 वो मेथड थे जो किसमें आते हैं, कास्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड में आते हैं, क्योंकि इसमें हम कास्ट में जमा कर रहे हैं। हम कास्ट में क्या कर रहे हैं, ROI की परसेंटेज जमा कर रहे हैं। हम कास्ट में क्या जमा कर रहे हैं, हम स्पेशल प्रॉफिट की कुछ अमाउंट जमा कर रहे हैं। हम कास्ट में क्या जमा कर रहे हैं, सेल को बेस रखते हुए कुछ अमाउंट जमा कर रहे हैं। तो क्या है कि इसमें कास्ट को बेस बनाया गया है, कास्ट को ही लेकर उसके ऊपर मजीद अमाउंट जमा की गई है रिटर्न लेने के लिए या प्राइसिंग फिक्स करने के लिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे कास्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग कहते हैं। अब हम जरा चलते हैं दूसरे की तरफ, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड में हमने क्या पढ़ा था, अगर कीमत का तायन मार्केट को बेस रखते हुए बनाया जाए या मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कीमत का तायन किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग कहते हैं। तो इसके हमने पढ़े थे 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड हैं इसके, नंबर 1 मेथड जो है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड। तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड में क्या होता है कि बाद का जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, वो जो है हमारी चीज़ जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि कस्टमर के वो भा जाती है। वो हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कस्टमर को भा जाती है, और कस्टमर कहता है कि जनाब मैंने तो यही लेनी है। जैसे होंडे का एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुई थी, आपने भी सुना होगा, मैं तो होंडे ही लेसा। होंडे ही लेसा से मुझे याद आया, एक दफ़ा मैं भी खुशकिस्मती से कहूँ या बदकिस्मती से कहूँ, जो भी कहूँ, वालिद साहब के साथ इत्तेफाक हुआ, हमारे गुजरे होते थे, तो वहाँ उनके यहाँ एक दफ़ा शादी थी। शादी में जब हम गए तो वहाँ पे भी जाके ना, जब वहाँ उनकी कोई रस्म रिवाज थे कि वो लिखत पढ़त कराते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जब उन्होंने इतराज वगैरह कराया, लड़के वालों ने उनसे पता नहीं कोई गोद डिमांड की थी या जायदाद डिमांड की थी, तो उन्होंने लिख दी। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमसे जायदाद ले रहे हैं लड़की के नाम पे, तो आप हमें जो है ना मोटरसाइकिल दें। 125 शायद उन्होंने मांगी थी। जनाब वहाँ पे हुआ बहुत बुरा, वहाँ पे लड़ाई हो गई, हम भी भागे, बराती भी भागे सारे। और वहाँ से मैंने जब पहली दफ़ा सुना था मैं तो होंडे लेसा एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो क्या है कि अब मैं तो होंडे लेसा, अब जो ये होंडा वालों की जो बाइक्स हैं ये बड़ी पायदार हैं, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। ये जो कस्टमर्स हैं वो प्रेफर करते हैं होंडे को लेने के लिए, या होंडा जो है उसकी बाइक 125 हो गई या CG हो गई या CD70 हो गई, उसको लेने के लिए ये कोशिश करते हैं कि वो ही लें। क्यों उसकी कोशिश क्यों करते हैं, उसकी कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक ख़ास वैल्यू बन गई है उस होंडा की प्रोडक्ट की। उनके दिमाग ने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि इसी की प्रोडक्ट अच्छी होती है। बनस्बत इसके अलावा और भी रोड रेस हैं, चाइना बाइक है, रोही बाइक है, उनकी क्या है, उनकी भी है वो भी बाइक, साथ जो स्पेसिफिकेशन होंडा वाले की है वो भी उनकी भी वही है। लेकिन होंडा वाले जो है वो आपकी अपनी बाइक सेल आउट कर रहे हैं 1,16,000 में, और दूसरे जो हैं वो सेल आउट कर रहे थे तकरीबन 80 में। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि होंडा जो है वो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग करता है। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग किसने करता है, वो उसने एक इमेज क्रिएट कर दिया है कस्टमर के जहन में कि कस्टमर उसे हमेशा पे करेगा, जितनी बेशक होंडा वाले जितनी कीमत उसकी ज़्यादा जो है रख देते हैं। ऐसे फीमेल्स के लिए अगर देखें तो वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं रिवाज वालों का मेकअप कॉस्मेटिक्स, रिवाज वालों की प्रेफर क्यों कर रही होती हैं, वो इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि रिवाज जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है। वो बेशक वही एक क्रीम जो है रिवाज दे रहा है 1200 रुपये की, और वही क्रीम जो है एक लोकल कंपनी दे रही है 600 रुपये की, लेकिन फीमेल जाके 1200 वाली ही लेगी। तो उस वैल्यू को देखते हुए जो रिवाज वाले क्या करते हैं, अपनी कीमत का तयन इस हिसाब से करते हैं कि क्योंकि उसे पता होता है कि कस्टमर ये पे करेगा, तो लाजमी पे करेगा, क्योंकि वो समझता है कस्टमर हमारी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए वो एक कीमत तयन करते हैं, और कीमत हमेशा ज़्यादा रखते हैं, ताकि क्योंकि उसे एज होता है अपनी क्वालिटी का, और कस्टमर उसे पे भी कर देता है। इसलिए वो जो कीमत तयन होती है उसे हम कहते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, कि कस्टमर की जो वैल्यू है उसको देखते हुए कीमत का जो तयन किया जाए उसे हम कहते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है आपको दी है,
कि एक चीज़ जो है उसकी कास्ट इतनी थी, उसमें मार्कअप इतना लगा दिया, तो टोटल कास्ट प्लस इतनी बन गई, हमारी कास्ट प्लस कितनी बन गई, कितनी बन गई, हम ये चीज़ जो है इतनी की सेल आउट कर सकते थे। मतलब कि जो कास्ट थी वो हमारी थी 100 रुपये, और इसमें 20 रुपये हमने मार्कअप लगा दिया, तो ये 120 रुपये की चीज़ सेल आउट कर सकते थे हम। लेकिन मार्केट में हम 240 रुपये की सेल आउट कर रहे हैं वही चीज़, तो क्यों सेल आउट कर रहे हैं? और इसकी ये ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि कस्टमर के ज़हन में, कस्टमर के माइंड को कैप्चर कर लिया है हमने, हमारी प्रोडक्ट ने कस्टमर को कैप्चर कर लिया। तो हमारा कस्टमर जो है वो, उसको लगाव हो गया हमारी प्रोडक्ट के साथ, वो हमारी ही प्रोडक्ट परचेज़ करता है, चाहे चाहे हम इसकी कीमत कितनी भी रख सकें। तो हम इसकी कीमत 120 में बेचकर भी सेम प्रॉफ़िट कमा सकते थे, लेकिन उसकी कीमत हमने 240 रखी और जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया, उसकी कीमत ज़्यादा रखी। ये जो 240 रुपये उसकी कीमत रखने का जो अमल है, इसको हम वैल्यू परसीव्ड प्राइसिंग कहते हैं, या परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कहते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, कस्टमर की खास वैल्यूज़ को वो सेटिस्फाई करते वक़्त उसकी कीमत का कार्य करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, तो इसे यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं। A firm sets the price of a product by considering what product image a customer carries in his mind and how much he is willing to pay for it. मतलब क्या है कि कस्टमर्स की जो हम कीमत रखते हैं उसे हम परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्राइसिंग a product on the basis of what the customer is ready to pay for it is called perceived value pricing। वही सेम बात होगी, रिपीट होगी कि कस्टमर्स को पे करने की एबिलिटी को देखते हुए कीमत का तयन करना क्या कहलाता है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कहलाता है। मुझे ऐसा लगा है कि जैसे इंटरनेट का कोई इशू हुआ है, मुझे काइंडली जल्दी से मैसेज करें, कोई इशू तो नहीं है। तो मेरे पास तो सिग्नल वीक हुए इंटरनेट के, आवाज़ आ रही है सबको, मेरा कोई वीडियो कंटिन्यूसली है, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है चलें। सिग्नल का तो इशू हुआ था। अच्छा, तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग आपको होगी कंफर्म। तो इसके बाद जो है, नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारे पास आती है वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है? परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग और वैल्यू प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कीमत हम ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं क्योंकि हमें पता होता है कस्टमर पे कर जाएगा उस कीमत को। लेकिन वैल्यू प्राइसिंग में हम कीमत कम से कम रखते हैं कि हमें पता होता है कि कस्टमर कम से कम कीमत पे करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू प्राइसिंग कहते हैं। इसमें जो है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं या सेलर्स जो होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी जो चीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे, उसकी कीमत भी कम रखी जाए। तो इसे हम कहते हैं वैल्यू प्राइसिंग, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारे कस्टमर के पास पैसा बहुत कम है, उसे हम अच्छी क्वालिटी कम कीमत में देंगे तो वो चीज़ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू प्राइसिंग कहते हैं। तो इसे भी ज़रा हम पढ़ लेते हैं। हियर द कंपनी प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट इज़ हाई इन क्वालिटी बट लो इन प्राइसिंग। तो ये क्या हो गया, वैल्यू इन प्राइसिंग हो गया। लेकिन परसीव्ड वैल्यू में क्या था, हाई इन क्वालिटी एंड हाई इन प्राइस, उसमें ये था। अंडर दिस प्राइसिंग मेथड कंपनीज डिजाइन द लो प्राइस प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें दूसरी एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ, वैल्यू प्राइसिंग में क्या होता है, वैल्यू प्राइसिंग में कीमत कम क्यों होती है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में कीमत ज़्यादा क्यों होती है? परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में कोई भी चीज़ बनाकर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत तय की जाती है, लेकिन वैल्यू प्राइसिंग में कीमत कम क्यों होती है? वो इसलिए होती है, इसमें क्या करता है जो प्रोड्यूसर होता है, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, या सेलर क्या कर रहा है, वो री इंजीनियरिंग कर रहा होता है, प्रोडक्ट के ऊपर री इंजीनियरिंग कर रहा होता है। मीन्स के वो अपनी प्रोडक्ट को इस तरह बना रहा होता है, बनाने के बाद उसके ऊपर इस तरह वर्क कर रहा होता है कि कम से कम खर्चा भी आए इसके ऊपर और चीज़ भी अच्छी बन जाए। तो री इंजीनियरिंग करने के बाद उसको फिर प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं कि जब एक चीज़ आपने बनाई है ना सेम तरीके से, दोबारा आप कोशिश करते हैं कि किसी और तरीके से बनाया जाए और इस तरह बनाई जाए कि इसके ऊपर अखराजात कम आए बनाने के। मिसाल के तौर पर, पहली चीज़ आप बना रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से, और बाद में आपने सोचा कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो महंगी है, तो चीज़ महंगी बन
दी थी, क्यों ना इसको हम प्लांट अपने को गैस या सीएनजी से चलाएं, एलपीजी से चलाएं। तो एलपीजी ज़्यादा आधी सस्ती थी। तो जब उन्होंने री इंजीनियरिंग करके अपने प्लांट को कन्वर्ट किया गैस फील्ड में, गैस फील्ड के बाद जो है उन्हें सीएनजी एलपीजी को इस्तेमाल करते हुए गैस को, नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ जब आपकी बन रही थी ऑयल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो 100 रुपये को बन रही है 50 रुपये की, तो क्या है, इसलिए आपने कीमत कम कर दी, क्वालिटी वही है, कीमत कम कर दी है क्योंकि आपकी कास्ट कम हुई है री इंजीनियरिंग की वजह से। तो इसलिए वैल्यू प्राइसिंग में क्या कर देते हैं हम, री इंजीनियरिंग कर देते हैं और क्वालिटी अच्छी दे देते हैं, कीमत लो कर देते हैं। और थर्ड वन इज द गोइंग रेट ऑफ प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है, इसमें जब आप कोई नई चीज़ बना लेते हैं, नई चीज़ बनाने के बाद आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में देखते हैं कि इसकी सेम कंडीशन की चीज़ें मार्केट में कितने रेट में चल रही हैं, पहले से ऑलरेडी कितने चीज़ पैसे में ये चीज़ें रन कर रही हैं। तो आप जब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि जनाब जो फर्ज करें गवर्नमेंट फूड एंड बेवरेजेस, उसकी मिसाल ही दूंगा, ज़्यादा मेरी पेरेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट फूड एंड बेवरेजेस क्या करती है, जब उन्होंने बनाया था लेमन और ये दूसरी कोला उन्होंने जब बनाया था, तो उन्होंने जाके मार्केट देखी, मार्केट में उन्होंने देखा कि सेम जो कोला है वो कोका कोला कितने में दे रहा है, पेप्सी कितने में सेल हो रही है। तो उस हिसाब से उन्होंने कीमत सेट की थी। जब ये 80 रुपए की 1.5 लीटर की आती थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट फूड ने 60 या 65 रुपए में वो निकाली थी, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने प्राइसिंग का एक मेथड अडॉप्ट किया था। उन्होंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया था, उन्होंने गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड अडॉप्ट किया था कि मार्केटिंग में जो चीज़ पहले गो हो रही है, उसकी गोइंग हो रही है, पहले वो रनिंग हो रही है मार्केटिंग में, सेम वही चीज़ जिस रेट में जा रही है उसको देखते हुए कीमत का तयन करना क्या कहलाता है, हमारा गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड कहलाता है। क्लियर है? तो इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग क्या होता है, सबसे पहले ऑक्शन को समझें। ऑक्शन क्या होता है कि चीज को ओपन मार्केट में इस तरह सेल आउट करना कि वहाँ मुख्तलिफ लोग उसके ऊपर बोली लगाएं। ऑक्शन कहते हैं बोली लगाना, चीज को इस तरह सेल करना कि मुख्तलिफ खरीदार बोली लगाएं और जो इसकी बोली ज़्यादा हो, इसकी कीमत सबसे ज़्यादा। सब्जी मंडी में कभी चक्कर लगा हो आप लोगों को, बॉयज़ जो है खासतौर पर सुबह सुबह सब्जी मंडी में जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर जो सब्जियों के या फ्रूट्स के बड़े ठेले से लगे होते हैं और काफ़ी सारे बायर्स आ जाते हैं और फिर जो ओनर्स होते हैं या जो वहाँ के ब्रोकर होते हैं, वो फिर आवाज़ लगाते हैं कि जनाब 100 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, फिर लोग आपस में एक दूसरे को ऑप्शन टाइप ऑफ प्राइसिंग कहलाता है। आवाज़ ठीक है, चेक करें ज़रा आवाज़ का, यार कोई इशू है तो नहीं वैसे। अच्छा, अब आवाज़ आई है, तो ये कहाँ से, मेरे ख्याल से ऑक्शन पढ़ रहे थे, ऑक्शन पे कोई इशू हुआ है। चलें ऑक्शन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हम पढ़ रहे थे ऑक्शन प्राइसिंग क्या होता है, या टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, या मेथड ऑफ प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, या स्ट्रेटजीज ऑफ प्राइसिंग पढ़ रहे हैं। उसमें जो है हम ऑक्शन प्राइसिंग को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग एक तरीका है जिसमें कीमत को तय करने का जो तरीका है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द प्राइसिंग या एवेल्युएटिंग प्राइसिंग या कैलकुलेटिंग प्राइसिंग इज कॉल्ड pricing. Sorry, the determining the price of anything product or service is called pricing. किसी भी कीमत का प्राइस का तयन करना जो है क्या कहलाता है, प्राइसिंग कहलाता है। ऑक्शन प्राइसिंग क्या होती है, ऑक्शन कहते हैं बोली लगाना। इसमें क्या करते हैं, मुख्तलिफ काफ़ी सारे बायर्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे होकर कोई भी जो चीज़ सेल हो रही है उसके ऊपर अपनी बोलियां लगाते हैं। वहाँ जो ब्रोकर होता है वो कहता है, स्टार्ट करता है, मिसाल के तौर पर मैंने एक लैपटॉप सेल करना है, या ऐसा है कि हम, हमारा कारोबार जो है कपास का था। तो एक दफ़ा मेरा जाना हुआ, जाकर जब मार्केट में जो मंडी थी वहाँ पर गए हम,
तो मार्केट में जाकर मैंने जाकर वहाँ नोट किया कि काफ़ी सारे 10-15 जो थे ना लोग आ गए थे। जो मेरी पास की ढेरी सी लगी हुई थी, उसपे गांठ से बनी हुई थी, उसके ऊपर आ गया। उसके बाद जो ब्रोकर था उसने मुझसे पूछा, हाँ जी मैं बोली लगाऊँ आपकी के पास की, ऑक्शन करूँ इसकी? मैंने कहा बिल्कुल करें। उसने शुरू किया 5,000 रुपये मंथ, एक और सात चला तो उसने कहा 5,100, सात वाला और ठहरा हुआ था, उसने कहा 5,200, पहले वाले ने कहा 5,300, फिर उसने कहा 5,400, ऐसे वो 8,000 तक चली गई। के पास चीज़ का कीमत के तयन करते हैं और ये चीज़ उसको दे दी जाती है जिसके जो हाई कीमत लगाए, जो सबसे ज़्यादा कीमत लगाए, सबसे ज़्यादा बोली लगाए, उसको वो चीज़ सेल आउट कर दी जाती है। इसे कहते हैं ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। बिल्कुल। ये ब्रेक मुझे ऑप्शन आ तो रहा है बार बार, इसका कोई नेटवर्क में शायद इशू हुआ है आज ही, कोई नेटवर्क में इशू है उसकी वजह से शायद कोई इशू हुआ है। चलिए एक मिनट में जरा इसे चेक कर लूँ क्या है इसमें इसमें। चेक करें ठीक हो गया। अब चेक करें। अब ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, अब क्लियर है, ठीक हो रहा है। जरा मुझे मैसेज करने का आनी जल्दी से। ठीक है क्लियर है, चले। तो मुझे बता नहीं, मैसेज कर दिया करें फ़ौरन से ना। तो क्योंकि ज़ाहिर है ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं, हो सकते हैं ये ज़ाहिर है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। कोशिश तो होती है कि 100% रहें, लेकिन बात बात फिर इशू हो भी जाता है, इसे हम रोक भी नहीं सकते, कोशिश ही कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान का इशू है। तो ऑक्शन प्राइसिंग हमने पढ़ा था। ऑक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज बाय ऑफरिंग देम अप फॉर ए बिड, taking bids and then selling the item to the highest bidder. A bid is an offer to pay a particular amount of money for something that is being sold. तो bid क्या होती है? bid होती है कि किसी भी चीज़ के लिए कीमत, किसी भी चीज़ का कीमत लगाना जो जो है सेल की के लिए ऑफर की जा रही हो। और जो सबसे ऑक्शन प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी बिड होती है उसे हम चीज़ सेल आउट कर देते हैं। तो ये ऑक्शन ऑक्शन टाइप ऑफ प्राइसिंग होता है। दूसरा होता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होता है? डिफरेंशियल प्राइसिंग जिससे नाम में बताता है कि मुख्तलिफ कीमतें, मुख्तलिफ तरीक़ाकार है कीमत। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो कीमत का तयन इस तरह किया जाता है, कोई भी नई प्रोडक्ट जब बनाई जाती है उसकी कीमत का तयन इस तरह किया जाता है कि मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं, एरियाज़ के हिसाब से कीमत का तयन किया जाता है, या मुख्तलिफ लोगों के हिसाब से कीमत का तयन किया जाता है, बायर्स के हिसाब से कीमत का तयन किया जाता है, या जियोग्राफिकल को लोकेशंस को देखते हुए कीमत का तयन किया जाता है। जैसे जैज़ पैकेजेस हो गए। अब जैज़ पैकेजेस पूरे पाकिस्तान में सेम नहीं चल रहे। जैज़ पैकेजेस जो इंटरनेट के हैं वो भावलपुर के लिए कोई और पैकेज उसकी कीमत कम होगी थोड़ी-सी, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है जैज़ कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लाहौर वाली साइड पे ज़्यादा होगी, कराची वाली साइड पे कहीं मुख्तलिफ होगी, सर्कल पे मुख्तलिफ होगी, पेशावर में मुख्तलिफ होगी, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में इसमें मुख्तलिफ होगी। तो मुख्तलिफ जो
कंज्यूमर्स हैं, मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं, उनके लिए मुख्तलिफ कीमत रखने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड कहलाता है। इसमें क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इलाके के लोगों के लिए कीमत मुख्तलिफ रखी जाती है। इसमें क्या होता है, पंजाब के लिए कीमत अलग होगी, पंजाब के लोगों के लिए कीमत मुख्तलिफ होगी, कराची वालों ये सिंध वालों के लिए मुख्तलिफ होगी, केपी के वालों के लिए मुख्तलिफ होगी, बलोचिस्तान वालों के लिए कीमत मुख्तलिफ होगी। तो ऐसी कीमत का तयन जो जगह के हिसाब से या कंज्यूमर के हिसाब से मुख्तलिफ रखी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड कहते हैं। दूसरा एक उसका होता है स्पॉट फिक्सिंग प्राइसिंग मेथड या स्पॉट प्राइसिंग मेथड। उसमें क्या करते हैं, ओवरऑल सबके लिए एक ही कीमत होती है, उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइसिंग मेथड या फिक्स्ड प्राइसिंग मेथड। तो ऑक्शन प्राइसिंग मेथड हमने पढ़ा। ऑक्शन प्राइसिंग मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें कीमत को ऑफर किया जाता है मतलब बायर्स के दरमियान, और जिस बायर सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाता है उसे हम क्या करते हैं, चीज़ सेल आउट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्शन प्राइसिंग मेथड। और डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि इसमें कीमत का तयन इस तरह हम करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कीमत रखी जाती है, तो मुख्तलिफ शहरों के लिए मुख्तलिफ कीमत रखी जाती है, या मुख्तलिफ सूबों के लिए कीमत का तयन मुख्तलिफ किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो है कुछ अदर्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं। वो कौन सी होती हैं, बंडल प्राइसिंग होती है। बंडल प्राइसिंग में क्या होता है कि आप जो है मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करके उनकी एक कीमत तय कर देते हैं, एक बंडल बना देते हैं, जैसे एक के साथ एक फ्री, या इसमें क्या करते हैं, 3 या 4 आइटम्स को मिलाकर एक कीमत बना दी जाती है और उसे सेल आउट किया जाता है। जैसे हम जाते हैं नॉर्मली हम सेल्स स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं, या एग्जीबिशन पे हम जाते हैं, वहाँ पर बंडल्स मौजूद होते हैं, एक पैकेट होता है उसमें 4 से 5 आइटम्स मौजूद होते हैं और उनकी एक ही कीमत होती है, वो 2000, 5000, 10,000। हर एक आइटम्स के लिए प्राइस मुख्तलिफ, या हर आइटम्स के लिए अलग से प्राइस डिमांड नहीं की जाती, बल्कि बल्क ऑफ आइटम्स होते हैं उनके लिए एक ही कीमत से तय किया जाता है, एक ही कीमत डिमांड की जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, बंडल प्राइसिंग मेथड कहते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड होता है कि आपकी जो कीमत पहले से आप रख रहे थे मार्केट में, आपकी कीमत जिस कीमत में चीज़ें सेल आउट हो रही थी, आप उसी के ऊपर नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसी कीमत में आप वो चीज़ सेल आउट करते हैं। जो आप पहले जो चीज़ सेल आउट कर रहे थे उसके सेम डिज़ाइन, उसके ऊपर फर्दर फर्दर थोड़ा सा चेंज लेकर आए हैं, फर्दर उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का चेंज लेकर आए हैं, लेकिन कीमत आप उसकी वही रखते हैं जो पहले मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की थी। उसे हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड कहते हैं। और प्राइस स्कीमिंग जो है मैंने आपको पहले बता दिया था। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है कि जब आप कोई नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी लेकर आते हैं कि उस जैसा आप कंपटीटर के पास आप जैसे प्रोडक्ट मौजूद नहीं है तो आप उसकी कीमत बहुत हाई रख देते हैं और मार्केट को कैप्चर करते हैं, मार्केट में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेते हैं, ज़्यादा कीमत से। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइस स्कीमिंग। और कंपटीशन प्राइसिंग क्या होती है, कंपटीशन प्राइसिंग में क्या होता है कि आप अपनी जो कीमत है उसका तयन कंपटीशन के हिसाब से करते हैं। जो मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको देखते हुए कीमत का तयन करना क्या कहलाता है, कंपटीशन प्राइसिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर मार्केट जो है 10 रुपये में चीज़ सेल आउट कर रही है, आप क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा कम प्राइस रखते हैं, 9 रुपये रखते हैं, ताकि आप कम्पीट करें मार्केट को। इसे क्या कहते हैं, कंपटीशन प्राइसिंग मेथड। तो ये कुछ प्राइसिंग टेक्निक्स थी, प्राइसिंग जो है स्ट्रेटजीज थी, प्राइसिंग मेथड्स थे, टाइप ऑफ प्राइसिंग थे जो हमने यहाँ पे पढ़े। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर में एक चीज़ प्राइसिंग के हवाले से रहती है, वो मैं देखूंगा कि आप लोगों को पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी। तो अगर मुझे लगा कि वो कोर्स में शामिल है प्राइसिंग वाले में, इंट्रोडक्शन टू द प्राइसिंग में, तो ज़रूर पढ़ाएंगे। अदरवाइज ये चीज़ें काफ़ी हैं। तो 3 लेक्चर हमारे जो है रिस्क रिटर्न और प्राइसिंग के हुए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके हवाले से आपके कोई सवालात हैं, कोई इश्यूज़ हैं, वो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी काइंडली जो भी आपके हैं क्वेश्चन वो करें जल्दी से। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी जी, कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं, ठीक हैं? सर अदर प्राइस रिपीट कर दें सर। अदर
अदर प्राइस में सर रिपीट कर हाँ जी, अदर प्राइस रिपीट कर दे सर थोड़ा सा तफसील से। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। सर अदर प्राइस रिपीट कर दे। अदर प्राइसेस, अच्छा दोबारा रिपीट करने अदर प्राइसेस तो सारी वो। जी 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 सर। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। अदर प्राइसेस में क्या होता है, अदर प्राइसिंग टेक्निक्स मतलब कि जो पहले हमने प्राइसिंग टेक्निक्स पढ़ी है, प्राइसिंग मेथड्स पढ़े थे, उनके अलावा भी कुछ और प्राइसिंग मेथड्स होते हैं। वो ये हो सकते हैं, बंडल ऑफ प्राइसिंग होता है। बंडल ऑफ प्राइसिंग में क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बंडल बना लेते हैं और 5 आइटम्स की, फर्ज करें 5 आइटम्स के या 10 आइटम्स के आपने बंडल बना लिए हैं। बजाय इसके कि आप एक एक चीज़ की कीमत अलग से रखें, आप क्या करते हैं, उस पूरे बंडल्स की एक ही कीमत रख देते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम बंडल ऑफ प्राइसिंग कहते हैं। बेबी जो है उसके लिए एक वो पैकेट मिलता है, मुझे याद नाम जहन से निकल गया है, तो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें पाउडर्स भी मौजूद होती है, बेबी लोशन भी होता है, परफ्यूम भी होता है और उसमें ऑयल भी मौजूद होता है। तो वो बंडल प्राइसिंग है, बंडल प्राइसिंग के एक एग्जांपल है वो। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है कि जो आप पहले आपकी प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे थे मार्केट में, तो उसी प्रोडक्ट में आप थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आए हैं, उसकी कीमत उसमें उसकी टेक्नोलॉजी आपने बेहतर कर दी है। अब उस नई चेंजिंग के बाद जो आपके नए प्रोडक्ट आई है, आप उसको भी सेम कीमत में सेल आउट कर रहे होते हैं या उसको मार्केट में उस कीमत की से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। एक इसी एग्जांपल अगर हम ले लें, जो ये जो फर्टिलाइजर की मेरे जहन में एक है अभी भी, सोना यूरिया जो है, वो एक आम सी प्रोडक्ट थी जो उनकी चल रही थी। इसके बाद वो लेके आए थे नीम कोटेड सोना यूरिया। उसमें उन्होंने क्या किया था, नीम का जो था उसे कोटेड कर दिया था उसे फर्टिलाइजर के ऊपर। उसकी कीमत उन्होंने 50 रुपये ज़्यादा रखी थी। वो जो है उन्होंने क्या किया था, अपनी जो पहली कीमत थी उसको देखते हुए, अपनी ही प्रोडक्ट की कीमत को देखते हुए कीमत को दोबारा से तयन किया था। उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग कहते हैं कि आप मार्केट में कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं जो मार्केट में पहले से मौजूद नहीं है, कंपटीटर के पास मौजूद नहीं है, एक नई चीज़ है, इनोवेटिव चीज़ है, उसकी कीमत आप बहुत ज़्यादा रखते हैं क्योंकि आपको पता है इसकी कीमत जितनी ज़्यादा रखूँगा लोगों ने परचेज तो करनी है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे थे। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइस स्कीमिंग कहते हैं। कंपटीशन प्राइसिंग क्या कहते हैं कि आप अपने कंपटीटर्स को देखते वक्त उसको कंपटीटर्स की चीज़ों को देखते हैं कि उसने कितनी कीमत रखी हुई है और मार्केट को देख कर आप अपनी कीमत का तयन करते हैं। इसे हम कहते हैं कम्पिटिटिव प्राइसिंग मेथड, कम्पिटिशन प्राइसिंग मेथड। हाँ जी, नेक्स्ट कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इमरान, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी जी सर। ये उस आपकी वॉइस नहीं आ रही थी सर, जरा मसला था कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग के बारे में सर थोड़ा सा बता दें। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्केट प्राइसिंग, रिटर्न प्राइसिंग। अच्छा, ये 3 प्राइसिंग हमने पढ़ी थी, कास्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। एक होती है जी कास्ट सर। प्लस प्राइसिंग, एक होती है मार्केट प्राइसिंग और एक होती है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। अच्छा, तो जी सर। कास्ट प्लस प्राइसिंग में ये होता है कि तो जो चीज़ आप बना रहे हैं उसकी जो कास्ट है, एक्चुअल जो कास्ट आपने बेयर की है, जितने में वो चीज़ बनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप मुनाफा शामिल कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट शामिल कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपकी कास्ट प्लस प्राइसिंग कहलाती है क्योंकि आप कास्ट को बेस बनाकर उसमें ही थोड़ा सा मुनाफा जमा कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये क्या होगी, कास्ट प्लस प्राइसिंग हो गई। अच्छा, मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है, मार्कअप प्राइसिंग में ये होता है कि जो आपने चीज़ बनाई है एक्चुअली उसकी जो कॉस्ट आपके बेयर कर रहे हैं, जो उसके ऊपर अखराजात आए हैं, उसको लेते हुए आप एस्टिमेट करते हैं कि मैंने ये चीज़ इतने की सेल आउट करनी है। अब जो सेलिंग है, जो सेलिंग प्राइस आपने एस्टिमेशन लगाई है कि ये इतने की सेल होगी, अब सेलिंग और कास्ट को आपस में माइनस करने के बाद आप प्रॉफिट की एक शरह निकालते हैं कि इतना मुझे मुनाफा होगा। तो इस किस्म की कीमत को क्या कहते हैं, हम मार्केट प्राइसिंग कहते हैं। तीसरा जो था वो था टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। इसमें क्या करते हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप जो सोचते हैं कि मुझे इतना परसेंट रिटर्न होना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना परसेंट होना चाहिए, उसको रखते हुए आप कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो बनाने के बाद उस रिटर्न के हिसाब से उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और एक कीमत का तयन करते हैं। इसे हम कहते हैं टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। हाँ जी। अच्छा सर, ये मार्कअप प्राइसिंग, इसको लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं सर? मार्कअप, हाँ लिस्ट प्राइसिंग आप कह सकते हैं क्योंकि जाहिर है कि ये एस्टिमेटेड
सेलिंग होता है आपका कि आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इतने में सेल होगी, तो लेकिन लिस्ट प्राइस तो होती है ना जो एक्चुअल में सेल हो रही होती है, तो लेकिन एक्सपेक्टेड तो वो है कि सही जो सही आप सब्र किया कि इतनी की सेल होगी, कुछ हद तक कह भी सकते हैं। ठीक हो गया। सही सर। अच्छा सर, एक चीज ये पूछना, ये डिफरेंशियल प्राइसिंग और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये सही है, सेम ही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में भी यही होता है कि मुख्तलिफ कीमत मुख्तलिफ लोगों के लिए होती है, और डिफरेंशिएशन में भी ये होता है कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कीमत रखते हैं आप, आपके लिए कीमत और होगी, मेरे लिए और होगी, किसी और के लिए और होगी। सर वालेकुम सलाम। क्यों? सर ये प्राइसिंग जो है इटसेल्फ ये एक फाइनेंस फंक्शन, मतलब कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन भी है प्राइसिंग इटसेल्फ। आवाज आवाज आपकी थोड़ी सी कट हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारा प्राइसिंग का टॉपिक है या ये जो प्राइसिंग है ये इटसेल्फ एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन भी है, मतलब जो उसका स्कोप भी है। मुझे समझ नहीं है आप कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, दोबारा से क्लियर करें, एक्सप्लेन करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइसिंग है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फंक्शन भी है, ये कहना जी चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, फंक्शन तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही है ना, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस को किस तरह मैनेज करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरह कमाना है, प्रोडक्ट किस तरह बनानी है, उसके लिए जो है फाइनेंस कहाँ से आएगा। अब जब फाइनेंस कहाँ से आता है, फाइनेंस एक तो आता है डायरेक्ट फाइनेंस आता है, लोगों से ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं या ओनर से ले लेते हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंस हमारा कहाँ से आ रहा होता है, वो चीज़ को सेल करने से आ रहा होता है। जब चीज़ को सेल आउट करेंगे तो हम उसी हिसाब से, जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या सोच रहा होता है कि मैं कहाँ से कितने पैसे लूंगा, मैं कितने की चीज़ सेल आउट करूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट फाइनेंस की पूरी होगी। तो वो ज़ाहिर है तो फाइनेंस का ही एक फंक्शन ये। लेकिन मैंने जो जितने भी बुक्स पढ़ी है ना उसमें ये ज़्यादातर जो है प्राइसिंग वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, ये इतनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होती नहीं है इतनी, लेकिन इन्होंने दे दी है ज़ाहिर है, तो उस हिसाब से अब हमने पढ़ भी ली है। ये तो मार्केटिंग की है, और ये ज्यादातर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह जो होती है उसका पार्ट होती है। आवाज़ थोड़ी सी राशिद आपकी ना कम आ रही है, मुझे से तो सुनाई नहीं दे रही है शायद सर मैंने कहा कि ये ज्यादातर जो है ना, मैंने जो बुक्स वगैरह चेक की थी उनमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें होती है इस तरह की चीजें, तो हाँ, प्राइसिंग कास्ट वगैरह। अकाउंटिंग में कास्ट अकाउंटिंग में बिल्कुल होती है, उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस में और उसमें बिल्कुल आ जाती है ये। लेकिन इतनी हद तक कर लें आप, प्राइसिंग में मैंने देखे भी हैं सवाल, इतने एक आध सवाल ही आया हुआ है सीएसएस में, तो पिछले 10 8 10 पेपर में प्राइसिंग का, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग वाला, और वो भी आई थिंक सर मार्केटिंग ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन होती टू है। प्राइसिंग में इनफ है, आई थिंक ये। हाँ इतना इनफ होगा, अगर लेकिन इसमें अगर मजीद भी कर लें ना तो एक सवाल और था प्राइसिंग का, वो मैं देखूंगा कि इसमें शामिल करना है या नहीं करना, वो ज़्यादा सर एडवांस चला जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कैलकुलेशन बेस्ड तो कोई क्वेश्चन नहीं बनना ना? नहीं नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल कभी नहीं बनता है इसका। चलो ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर इसका बनता है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ना, तो हाँ, ऐसा। कास्ट में जाके बनता है, कास्ट अकाउंटिंग में बिल्कुल बनता है, क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग तो है भी टोटल कैलकुलेशन के ऊपर। जी जी उन्होंने हमें दिया जस्ट इंट्रोडक्शन इसका, उन्होंने हमें इसका डिटेल में नहीं दिया। अगर ये होता ना हमारा स्पेशल कोर्स होता तो फिर जाहिर है हमें इसकी कैलकुलेशन भी करना पड़ती। यहाँ पे जस्ट उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, तो इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ पता होना चाहिए प्राइस क्या होती है, प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग मेथड्स कौन से हो सकते हैं, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें इतना ही होता है इंट्रोडक्शन में। अच्छा और सर, इसमें जो आपने फिर जो इसमें लास्ट। जी जी फिर इसमें ये है कि इसमें या तो ये कोर्स होता है ना स्पेशलाइजेशन वालों का, फिर ये थोड़ा सा एडवांस चला जाता है। अब ये है जनरल एक टॉपिक है, ज़ाहिर है इसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कोर्स स्पेशलाइजेशन का नहीं है फाइनेंस का, तो इसलिए उस हवाले से ये इतना इनफ है। ठीक है सर। अच्छा, इसमें जो लास्ट पॉइंट जो है कंपटीशन प्राइसिंग, जो हमने मार्केट बेस्ड जो प्राइसिंग पढ़ी है इस वक्त, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे वहां पर भी ये फीलिंग्स आ रही थी कि वो भी कंपटीशन मतलब प्राइसिंग आज है। मैं उसमें डिफरेंस कर देता हूँ, मार्केट प्राइसिंग और कंपटीशन प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। मार्केट प्राइसिंग में हम मार्केट को ओवरऑल सिचुएशन देख रहे होते हैं, मार्केट में हम देख रहे होते हैं कि कंपटीटर क्या कर रहा है, मार्केट में देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, मार्केट में देख रहे होते हैं डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस सबको देखते हुए जब कीमत का तयन करते हैं तो वो मार्केट प्राइसिंग कहलाती होती है। लेकिन कंपटीशन प्राइसिंग में सिर्फ हम कंपटीटर्स को ही देख रहे होते हैं कि कंपटीटर्स की कीमत कितनी है,
कंपटीटर प्रोडक्ट कितनी दे रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम अपनी कीमत का जब तय करते हैं तो उसे हम कंपटीशन प्राइसिंग कहते हैं। सर आपने एक प्राइसिंग अभी पढ़ाई थी जिसमें आपने एग्जांपल दी थी गवर्नमेंट की और उसकी कोक की और पेप्सी वगैरह हाँ। की, उन्होंने अपनी प्राइसिंग की उनको देखते हुए, तो वो भी तो कंपटीशन प्राइसिंग थी ना, और ये भी वो competition- बिल्कुल वो भी एग्जांपल बन सकते हैं कंपटीशन प्राइसिंग। वो फिर मैंने किस में दी थी वो एग्जांपल? जी, मैं असल में वही मुझे नाम याद नहीं है ना, पीछे चली गई स्लाइड पे, इससे अंदाजा नहीं होता। हाँ, एक मिनट में भी देख लेता हूँ, मैंने दी बिल्कुल है। वो गोइंग रेट प्राइसिंग थी। जी जी गोइंग रेट प्राइसिंग वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बात हो जाती है, गोइंग रेट प्राइसिंग। ठीक है सर, थैंक यू। चलें नेक्स्ट कोई, किसी और को कैंडिडेट डिस्कशन हो इस हवाले से। चलिए, एक तो ये है कि आप लोग असाइनमेंट में मुझे वीकेंड पे मिलेंगे आगे 2 दिन, मैं इंशाल्लाह ताला संडे से पहले आपके असाइनमेंट नंबर 4 क्लियर कर दूंगा जिनकी चेक नहीं हुई, और बाकी असाइनमेंट नंबर 5 जो है संडे से पहले बनाकर आप अपलोड कर देंगे। और अच्छे से करना है, राइटिंग स्किल्स के लिए दी जाती है असाइनमेंट ऐसी, आपको राइटिंग स्किल्स अपनी अच्छी करें, कोई इशू हो तो डायरेक्ट रब्ता कर लिया करें। तो इस वीक में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए ज़्यादा पढ़ी है कि आपका जो है ना सॉफ्टवेयर पे कुछ वर्क हो रहा है, हमारी टीम कर रही है कि आपकी क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटी को अच्छा किया जाए, इसमें जो है आपकी सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए। तो इस हवाले से वो काम कर रहे थे, तो वहाँ पे बिजी थी हमारी टीम, तो जिन्हें सामने लेक्चर नहीं लिए। कल का लेक्चर देखते हैं हम शायद अरेंज करें या ना करें, क्योंकि आगे 3 दिन है, हम चाह रहे थे कि 3 दिन जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा काम करने, ताकि मंडे से जो है अगले वीक में लेक्चर आपके ज़्यादा होंगे, HRM के और फिस्कल पॉलिसी वगैरह के, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शायद 1-2 ही हों। तो होप तो आप लोगों को चीज़ें सारी अंडरस्टैंड हो रही होंगी, चीज़ें आसानी से समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई इशू है, कहीं पे कोई मसला मसाइल है, तो आप उनसे डायरेक्ट रब्ता किया करें, हेजिटेट ना किया करें। कोई सजेशन हो, सजेशन भी ज़रूर दिया करें। हमारा काम है आपको रिप्लाई करना, आपको सपोर्ट करना हर जगह, और इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। ये एक साथ है इंसान का, इसका ये साथ सिर्फ यहाँ तक नहीं रह जाता कि आपको पढ़ा दिया उसके बाद हम आपको भूल गए हैं, बल्कि साथ एक इतना होता है कि हम आपको कहीं पे भी गाइड कर सकें, कहीं पे भी हम आपकी हेल्प आउट कर सकें, तो हम वहाँ पर अवेलेबल हों, हम आपको गाइड कर सकें। उसमें ये होता है कि हमारा भी भला हो, आपका भी भला हो, बाकी हमारे लिए दुआ क्या करें, अल्लाह ताला हम सबको तरक्की दे, कामयाब फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।